Hello students, we are with the part number 2 of chapter number 5 Universal Adult Franchisee. So we have already done half of the chapter. आज आगे का chapter complete कर लेते हैं and the chapter will be over today. So we did all this thing in the last part. ये case study भी हमने कर लिया था. Today we are going to start with the इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI जिसको बोलते हैं, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने में हेल्प करती है. जो भी इलेक्शन होगा वो फ्री होगा और फेयर होगा, उसके अंदर कोई पार्शियलिटी नहीं होगी. पहला इलेक्शन ECI ने कराया था 1950 में कंट्री के अंदर, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्शन कराते हैं विच इज़ लोकसभा का, राज्यसभा का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज़ विधानसभा हिंदी में बोलते हैं. प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी यही कराते हैं. सो पहला इलेक्शन कब हुआ था? फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया वॉज इन द ईयर 1950 टू 1951 से 52 का पहला इलेक्शन हुआ था. सो ECI का क्रूशल टास्क बताया हुआ है यहाँ पे कि वो क्या क्या काम करता है. इट डज सेटिंग द इलेक्शन डेट, कौन सी डेट पे इलेक्शन होगा. हर पार्टी जो इलेक्शन में खड़ी होती है, पॉलिटिकल पार्टी, हर पार्टी जो इलेक्शन में खड़ी होती है उसको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है. तो वो रजिस्ट्रेशन भी कहाँ कराना पड़ेगा? ECI के अंदर. देन यू हैव एनफोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. इलेक्शन करने के टाइम पे हर पॉलिटिकल पार्टी को कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, वो भी ECI ही बताती है. एंड फोर्थ नंबर इज एंटायरली सारे प्रोसेस को, इलेक्शन के सारे प्रोसेस को ECI ही मॉनिटर करती है. सो वो बिल्डिंग दिया हुआ है आपका साइड में, ECI का बिल्डिंग ऐसा दिखता है. नौ इतना सारा काम करने के लिए, इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हर लेवल पे कुछ ऑफिसर्स रखे हुए हैं. तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा. नेशनल लेवल पे यू हैव चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके नीचे है 2 इलेक्शन कमिश्नर्स. स्टेट लेवल के ऊपर है आपके पास चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर. एट डिस्ट्रिक्ट लेवल यू हैव डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, और उनके नीचे 2 ऑफिसर्स है, एक है रिटर्निंग ऑफिसर और दूसरा है इलेक्ट्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफिसर. तो आपको ये डायग्राम एज इट इज़ लर्न करना पड़ेगा. मैनेजिंग द इलेक्ट्रल प्रोसेस, ये प्रोसेस को हैंडल कैसे करता है? इट हैंडल्स एवरीथिंग एंड कीप द पेस एज द मॉडर्न इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके उस हिसाब से. इट वर्क्स वेरी एफिशिएंटली. फॉर एग्ज़ाम्पल लोकसभा के इलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा, लोकसभा के इलेक्शन के लिए जितना आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराते हैं लोकसभा के लिए, वैसा ही सिमिलर प्रोसेस राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी होता है. ऑल इलेक्शंस टेक पार्ट एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्टेट में इलेक्शंस होते हैं. सम पीरियोडिकली होते हैं, कुछ 5 साल में एक बार होते हैं, कुछ 3 साल में एक बार होते हैं. एवरी ईयर सेवरल पोल्स आर कंडक्टेड, बहुत सारे इलेक्शन पोलिंग स्टेशंस होते हैं और इमेंस अमाउंट ऑफ वर्क होता है इलेक्शन का. ये सब इलेक्ट्रल प्रोसेस में आता है और ये सब ECI बहुत अच्छे से हैंडल करती है. तो यहाँ पे बताया हुआ है कि इन द ईयर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कितने वोटर्स थे, मतलब कितने पॉपुलेशन ने वोट दिया था इंडिया के? 980 मिलियन वोटर्स ने वोट दिया था. पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब पूरे इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? 543 पार्ट्स में डिवाइड किया था. और हर एरिया में से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक आदमी जीतता है, रिप्रेजेंटेटिव विन होता है और जाके पार्लियामेंट में बैठता है. सो इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी. और कितने पोलिंग स्टेशन, वो जो स्कूल्स जहाँ पे वोट देने जाते हैं, वो कितने पोलिंग स्टेशन से? ओवर 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश हुए थे इन इंडिया फॉर द इलेक्शन ऑफ 2024 लोकसभा. एज यू कैन सी, ये बहुत बड़ा काम है और ये सारा काम असिस्ट करने के लिए कौन मदद करता है? मैनी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग टीचर्स हेल्प फॉर द इलेक्शन प्रोसेस. ओके, देन कम्स, डोंट मिस आउट में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन, ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज मैंने आपको बताई थी. अभी मैंने बताया पूरा इंडिया 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, जिसके अंदर से एज यू कैन सी 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व एंड 47 सीट्स शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व्ड है. रिजर्व मतलब ये 84 शेड्यूल कास्ट वाली सीट से कोई शेड्यूल कास्ट आदमी ही खड़ा हो सकता है इलेक्शन के लिए. 47 सीट्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई शेड्यूल ट्राइब ही खड़ा हो सकता है इलेक्शंस के लिए. सो टोटल मिला के क्या हो जाएगा? ये 543. ओके, फर्दर चलते हैं. ये प्रोसेस दिया हुआ है, लोकसभा इलेक्शन का प्रोसेस है, तो इट इज़ वेरी इजी, आप खुद से पढ़ सकते हैं. फर्स्ट पोलिंग स्टेशन
फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर क्या करता है, वहाँ पे लाइन से टेबल लगा के बैठे होते हैं। तो पहला वाला ऑफिसर क्या करेगा, वो आपका नेम चेक करेगा, वोटर आईडी कार्ड चेक करेगा। नंबर 2 आपकी फिंगर पे इंक लगाएगा, आपको एक चिट देगा और आपका सिग्नेचर लेगा। नंबर 3 के ऊपर आप नेक्स्ट डेस्क के ऊपर जाएंगे, वो टेक द चिट्स, वो आपका चिट ले लेगा, आपका चेक करेगा फिंगर कि इंक लगा है कि नहीं, और नोटा के बारे में आपको ऑप्शन बताएगा कि नन ऑफ द अबव ऑप्शन भी अवेलेबल है। और फोर्थ के अंदर आप उस कैबिनेट के अंदर चले जाते हैं, उसके अंदर जाके आप अपने पसंद के पर्सन का वोट प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो दिया हुआ है श्याम सारंग नेगी का। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 1951 में वोट किया था और फिर 2017 में 100 साल के बाद फिर से वोट किया था। सो इट इज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। देन कम्स, आपके जब वोट देने जाते हो 2 टाइप्स ऑफ मशीन्स आर अवेलेबल। तो बटन वाला जो मशीन आपको दिख रहा है, दैट बटन वाला मशीन इज़ कॉल्ड EVM, इसका फुल फॉर्म आपको लर्न करना पड़ेगा। एंड द अदर मशीन, द बिग बॉक्स टाइप मशीन जो है, उसको कहते हैं VVPAT, इसका फुल फॉर्म आपको लर्न करना पड़ेगा, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन। और VVPAT का फुल फॉर्म है वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। सो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, जो इंसान बटन प्रेस करता है, किसी एक कैंडिडेट के नाम का बटन प्रेस करता है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोट हो गया आपका, वो रिकॉर्ड हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन जो मैंने प्रेस किया है वही सेम टू सेम पर्ची भी जनरेट होनी चाहिए, एक पेपर स्लिप जनरेट होनी चाहिए, तो वो VVPAT में जनरेट होती है। एंड द वोटर हैज़ टू मैच इट, कि जो मैंने बटन दबाया है वही नाम की पर्ची वहाँ पे VVPAT में जनरेट होकर पर्ची आपको दिखाई देती है। फिर वो पर्ची जनरेट होती है, थोड़ी देर रुकती है, आपको देखने को मिलती है, फिर वो पर्ची उस बॉक्स के अंदर गिर जाती है। सो दैट इलेक्ट्रॉनिक बटन वाला जो आपने वोट दिया है और जो पर्ची वाला वोट है, दोनों को बाद में वो काउंट करते हैं, दोनों इक्वल मैच होना चाहिए। ओके, देन दे आर सेइंग कि नामीबिया और भूटान जैसी कंट्रीज़ ने हमारे इंडिया के ECI सिस्टम से बहुत सब कुछ सीखा है, और उन्होंने हमारे इंडिया के EVM और VVPAT जैसा ही सिस्टम इंस्टॉल किया अपने कंट्री के अंदर। VVPAT के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इट इज़ अ सिस्टम दैट प्रोड्यूस अ फिजिकल पेपर रिकॉर्ड। फिजिकल रिकॉर्ड मैं बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रॉनिक बटन से और वो पेपर स्लिप दोनों के रिकॉर्ड्स को मैच किया जाता है कि जितने बटन दबे उतना ही पर्ची जनरेट होनी चाहिए। ओके, नाउ कम्स, अभी हमने बात करी थी MCC। हर कैंडिडेट जो खड़ा होता है इलेक्शन में, उसका कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसे फॉलो करने पड़ते हैं। नंबर 1 क्या है, देयर इज़ अ रूल कि सरकार जो अभी सरकार में है, प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर, वो अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो कोई भी गवर्नमेंट की अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते। रिसोर्सेज अवेलेबल इन द गवर्नमेंट वो यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई न्यू स्कीम को उस टाइम पे लॉन्च कर रहा है, इलेक्शन से पहले अगर मैं ये स्कीम लॉन्च कर दूं कि सब लोग के खाते के अंदर 20,000 रुपीज़ जाएंगे, अब से हर महीने 20,000 रुपये सबके अकाउंट में आ जाएंगे, दैट मीन्स मैं वोटर्स को अट्रैक्ट कर रही हूँ, दैट इज़ नॉट अलाउड। सेकेंड, ऑल कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड, जितने भी लोग इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं कैंडिडेट, उनको डिस्क्रिशन, दैट मीन्स डिस्क्रिशन एंड रिस्ट्रेंस, विवेकता और शांति बनाए रखने के लिए बोला जाता है कि सहन शक्ति बनाए रखिए, डिस्क्रिशन बनाए रखिए, कुछ गड़बड़ नहीं करनी, ऐसा आपका मेंटेलिटी बना के रखिए, पीसफुल तरीके से इलेक्शन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई वोटर अगर आपके मुंह पे कह देता है मैं तेरे को वोट नहीं देगा, तो हमें भड़कना नहीं है। इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स बाय गिविंग गिफ्ट दे के किसी से वोट लेना इज़ नॉट अलाउड, आपको जेल हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहले वाले के अंदर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो लेडीज़ को होम अप्लाइंसेस गिफ्ट दे रहे हैं, नॉट अलाउड। दूसरे वाले में एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट को गाली दे रहा है, इज़ नॉट अलाउड। नेक्स्ट वाले के अंदर वोटर्स कैंपेन कर रहे हैं, ऑफिसर्स गवर्नमेंट के ऑफिसर कैंपेन कर रहे हैं वोट की, नॉट अलाउड। तीसरे वाले के अंदर गाड़ी के अंदर नोटों की डिग्गी के अंदर नोटों के बंडल मिले हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन, इट इज़ नॉट अलाउड, दैट मीन्स वो पैसा ब्लैक मनी में यूज़ किया जा रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबसे पहले कौन से स्टेट ने यूज़ करना शुरू किया था? केरला ने वॉलेंटरी 1960 में कहा था कि हम ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अपने स्टेट में इस्टेब्लिश करेंगे। 1962 के जनरल इलेक्शन में इन्होंने MCC को अपने इलेक्शंस में यूज़ किया था। देन कम्स, इनके बारे में बताया हुआ है, TN सेशन इज़ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं ये, और 1980 में इलेक्शन कमिश्नर थे। इन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे कि इलेक्शन कैंपेन बहुत
स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे उन सब के लिए, और वोटिंग के लिए बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे. ही एलिमिनेटेड प्रॉक्सी वोटिंग, मतलब मेरे नाम पे कोई और वोट देने जा रहा है, इज़ नॉट अलाउड. स्ट्रिक्ट विजिलेंस ऑन स्पेंडिंग ऑफ द कैंडिडेट, वो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहा है इलेक्शंस के अंदर, तो वो इतना पैसा लाया कहाँ से, उसकी स्पेंडिंग के ऊपर बहुत नज़र रखते थे. सो he made very important, he made the election system fairer, transparent and fearless. So इनका बहुत योगदान है. Then comes understanding elections in India, a very brief overlook. कौन कौन से इलेक्शंस होते हैं उसके बारे में है, जो आप पहले भी कर चुके हो, बट स्टिल विल डू इट. ओके, इट इज़ कॉल्ड एज द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इलेक्शंस को, बिकॉज इसके अंदर हर सिटीज़न पार्टिसिपेट कर रहा है और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करता है. फ्री फेयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का एक फेस्टिवल होता है यहाँ हमारा. यहाँ पर बहुत सारे इलेक्शंस होते हैं, जैसे लोकसभा का इलेक्शन नेशनल लेवल पर, स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन स्टेट लेवल पर, लोकल बॉडीज़ पंचायती राज वाला इलेक्शन विलेज लेवल पे. कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वी हैव ऑलरेडी डन अस, जो कि लोकसभा में होता है. लोकसभा के जो मेंबर्स जीत जाते हैं, एक एक आदमी जो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीतता है उसे कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. वेयर एज कैंडिडेट जो स्टेट असेंबली से जीतते हैं उसे कहते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. याद ही रह जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को कहेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और इनका एक सिस्टम है कि इंडिया यूजेस फर्स्ट पास्ट पोस्ट इलेक्ट्रोल सिस्टम को यूज़ करते हैं. फर्स्ट पास्ट पोस्ट का मतलब पहले आपको मेजॉरिटी मैक्सिमम वोट गेन करने हैं, तभी आप अपनी सरकार बना सकते हैं. जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट उसी को ही गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलता है. फर्स्ट पास्ट द पास्ट. एक बार पढ़ लेते हैं. फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, पहले आपको पोस्ट मेजॉरिटी वोट का पोस्ट पास करना पड़ता है. ओके, देन यू हैव आफ्टर द वोटिंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन बिगिंस. अगर एक अकेली पार्टी को मेजॉरिटी बहुमत नहीं मिलती है तो 2 जन मिलकर भी पार्टी बना सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पर, सी अगर पार्टी ए है, वी हैव अ पार्टी ए, उसने जीता 10 वोट. वी हैव अ पार्टी बी, उसने जीता 16 वोट. वी हैव अ पार्टी सी, उसने जीता 22 वोट्स. तो कौन जीता इधर में? सी पार्टी जीत रही है. क्लियरली दिखाई दे रहा है सबसे ज़्यादा वोट सी पार्टी के हैं. लेकिन अगर ए और बी दोनों मिल जाते हैं, दोनों हाथ मिला लेते हैं, उन दोनों के वोट प्लस होके क्या हो जाता है? 26 वोट. तो अब कौन सी पार्टी जीत रही है? ए बी पार्टी. सो दिस टुगेदरनेस ऑफ ए बी पार्टी इज कॉल्ड एज कॉल्यूजन पार्टी, गठबंधन की सरकार. तो ये भी अलाउड है क्योंकि इन्होंने पास कर ली है मेजॉरिटी. सो दिस इज अलाउड इन पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है. देन कम्स यहाँ पे वही बताया हुआ है कि ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि एमपी कौन होता है और एमएलए कौन होता है. तो आप ये कार्टून्स रीड कर सकते हैं. तो हु आर एमपीज? लोकसभा के इलेक्शन वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स वाले मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके, देन इलेक्शन कमीशन इज़ अ पार्ट ऑफ इलेक्शन अपरेटस. इलेक्शन कमीशन ये सारे इलेक्शंस ठीक से कराता है और सारे मैटर्स को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, क्योंकि कोई भी आदमी छूटना नहीं चाहिए, सारा कुछ फेयर एंड वो होना चाहिए, उसके बारे में ध्यान रखता है. सो ये हम पहले से ही कर चुके हैं. देन कम्स इलेक्शन ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन, मैं आपको फिर से बताती हूँ लिखकर. लोकसभा का इलेक्शन पीपल वोट करते हैं, पब्लिक वोट फॉर इट. स्टेट का इलेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट लेजिस्लेटिव का, स्टेट असेंबली का जो इलेक्शन होता है उसमें भी पीपल वोट करते हैं. ये याद रखना. यहाँ पे जीते हुए लोग एमपी बनते हैं, यहाँ पे जीते हुए लोग एमएलए बनते हैं. इन दोनों की वोटिंग पब्लिक वोट करती है, जनता जाकर वोट करती है, जिसको चुनती है, जिसको मेजॉरिटी वोट मिलते हैं वो जाके पार्लियामेंट में बैठ जाता है. बट राज्यसभा के जो लोग होते हैं उनको पब्लिक चूज़ नहीं करती, हम जनता उनके लिए वोट नहीं करते. वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, पब्लिक वोट नहीं करती इनको. कितनी सीट्स होती है यहाँ पर? दे हैव
245 मेंबर्स, जिसके अंदर से 233 तो वो मेंबर्स होते हैं जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली MLAs, मैंने बताया अभी आपको, MLAs अपना वोट दे के राज्यसभा के लोगों को इलेक्ट करते हैं। पब्लिक इलेक्शन नहीं करती राज्यसभा के लिए। कौन वोटिंग देता है? MLAs देते हैं वोट, और फिर जाके राज्यसभा के लोग बैठते हैं। कितने लोगों को वोट देंगे? वो 233 लोगों को वोट करके वो राज्यसभा में बिठाते हैं। तो बाकी के 12 कहाँ गए? क्योंकि टोटल तो अभी हमने बोला यहाँ पर, हमने टोटल बोला 245, तो 233 तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली MLA के लोग वोट करके वहाँ पर बिठा देंगे। बाकी के जो 12 है वो डायरेक्ट नॉमिनेटेड होते हैं, मतलब बिना कोई वोट, बिना कोई इलेक्शन, बिना कोई ताम झमेला, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट प्रेसिडेंट को पसंद आया कि भैया तुम बैठ जाओ राज्यसभा में, तो वो 12 लोगों को, किसी भी इंडिया में से किसी को भी 12 लोगों, कल को प्राइम मिनिस्टर को लगे कि रुचिका मैम कैन सिट ओवर देयर, RK मैम को बिठा दो वहाँ पर, तो मैं जाकर बैठ सकती हूँ क्योंकि प्रेसिडेंट ने मुझे नॉमिनेट करके वहाँ पर बिठाया है। ओके, each state is allowed a different number of Rajya Sabha based on the population. This is important. मैंने राज्य सभा के वोटर्स जो 233 जो मैंने बताया 233 लोग बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी सीट्स भी ज़्यादा होंगी इन द पार्लियामेंट। अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कम है तो उसकी सीट्स भी कम होगी इन द राज्यसभा। सिंपल। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, इट नेवर डिसॉल्व्स। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर 5 साल के बाद बदल जाते हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर 5 साल के बाद बदल जाते हैं, लेकिन राज्यसभा कभी भी ऐसे चेंज नहीं होती। राज्यसभा का टर्म 6 ईयर्स के लिए होता है और सिर्फ 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, वो डिसॉल्व नहीं होते। 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और नए मेंबर्स आ जाते हैं, बस। यहाँ पे जो MLAs ने अपना वोट दिया, उस वोट सिस्टम को क्या कहते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। एक MLA अपना एक वोट ट्रांसफ़र करेगा किसी को और वो जाके राज्यसभा में बैठ जाता है। ओके, सो यहाँ पे वो उसी चीज़ का पूरा चार्ट बता के दिया हुआ है आपको। MLAs कौन होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, इतने होते हैं, 233, 12 प्रेसिडेंट्स ने चूज़ किए होते हैं, वो पूरा डायग्राम जैसा बना के आपको दिया हुआ है। डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन सीट्स एलोकेशन होती हैं, ठीक है। देन कम्स प्रेसिडेंट का इलेक्शन इन इंडिया, ये भी ECI कराती है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है, हम पब्लिक प्रेसिडेंट को वोट नहीं करते। कौन कौन वोट करते हैं, कैसे चुनते हैं प्रेसिडेंट को? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट करेंगे, लोकसभा के, राज्यसभा के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जितने भी MLAs हैं वो वोट करेंगे, और फिर वो जो जिस इंसान को वोट करेंगे वो प्रेसिडेंट बन जाता है। सिंगल ट्रांसफर, मैं बता चुकी हूँ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू वो अपना वोट दूसरे को देते हैं कि भैया मैं तुमको चूज करता हूँ एज आर प्राइम मिनिस्टर। हु कैन नॉट वोट इन प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन? देखो, नॉमिनेटेड वर्ड मैंने बताया था। नॉमिनेटेड मतलब जिसका कोई इलेक्शन नहीं होता ना, उसको बोलते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। वो वोट नहीं कर सकता, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल एक अलग होता है, उनके लोग भी नहीं कर सकते। मेंबर ऑफ यूनियन नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, एक स्टेट होता है, एक यूनियन टेरिटरी होता है, वो लोग भी वोट नहीं कर सकते। सो ऑल द नॉमिनेटेड पीपल कैन नॉट वोट फॉर प्रेसिडेंट। ओके, देन कम्स इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के नीचे जो हेल्पिंग हैंड होता है उसको वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। यहाँ पर भी कौन पब्लिक वोट नहीं करती, यहाँ पे भी इलेक्टेड एंड नॉमिनेट, लेकिन ये दिस इज इंपॉर्टेंट, वहाँ पे नॉमिनेट नहीं कर रहे थे ना, यहाँ पे देखो इलेक्टेड मेंबर्स MP MLAs और नॉमिनेटेड भी जो है, बोथ वोट फॉर द फ्रॉम बोथ द हाउसेस फॉर वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन केस प्रेसिडेंट कुछ काम नहीं आ रहा, डिस्चार्ज हो गया या फंक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक से नहीं हो रहा है, बीमार है, कुछ है, तो वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं। देन कम्स लास्ट टॉपिक, चैलेंजेस एंड द रोड मैप। कुछ चैलेंजेस है इंडिया में, बिकॉज वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी इंडिया में, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इतना बड़ा इलेक्शन हमें कराना पड़ता है, यहाँ पे मनी एक इन्फ्लुएंसिंग पावर हो जाती है, जिसके पास पैसा ज़्यादा उसको वोट ज़्यादा। कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग भी इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं और जीत जाते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं कि कहीं हमें कुछ करना दो तो उसको वोट कर देते हैं। वोट अपैथी मतलब कुछ लोग जाते ही नहीं है वोट करने के लिए, भाई
हमारे वोट से क्या हो जाना है, चलो छोड़ो क्या करेंगे वोट करने के। तो ये एक चैलेंजेस हैं हमारे इंडिया में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बी थॉटफुल, रिस्पॉन्सिबल। हमको मीडिया में एजुकेशन लेनी चाहिए, अवेयरनेस करनी चाहिए, कैंपेन करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि एक एक वोट भी बहुत कीमती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम को हमें चलाना है, हमें वोटर्स को विजिलेंट रहना चाहिए, किसी गलत इंसान को वोट नहीं करना चाहिए। और वी शुड कास्ट वोट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब भी वोटिंग इलेक्शन आए आपको वोट करना चाहिए। सो दिस वॉज योर चैप्टर। आई गेस बहुत ईजी है, किसी को कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ लेट मी नो। ये आपकी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट एंड देन